नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 आज वाला होगा। इससे पहले 6 लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो ऐसा है ना, अगर पहले की चीज़ें आपको मालूम होंगी तो ही आगे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अभी फर्स्ट चैप्टर ही हमारा चल रहा है। मेरा नाम है रवि यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री एजुकेशन के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा वेवेल योजना भारत में आई थी। वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे और जून 1945 में ये जो योजना है ये फेल हो जाती है। आपको मालूम होगा, याद है अगर आपको पढ़ा है आपने, शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी और कई अन्य दल आते हैं, कई बड़े बड़े नेता आते हैं और उनके सामने वेवेल योजना को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग की जिद की वजह से ये वेवेल योजना फेल हो जाती है। तो फाइनली जून 1945 में ये वेवेल योजना फेल हो गई थी और अगले ही महीने जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार भी बदल जाती है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे और उनकी पार्टी थी जो सत्ता में थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी। लेकिन जुलाई 1945 में एक नई पार्टी सत्ता में आती है ब्रिटेन के अंदर, वो पार्टी है लेबर पार्टी। ठीक है, कौन है? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनकर आते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। अब इनके टाइम में क्या हुआ, भारत के साथ क्या किया गया, वो आपको पढ़ना है। तो मेनली आज हमारा उद्देश्य ये है ना, कैबिनेट मिशन आपको पढ़ाया जाए अच्छे से, जो 1946 में आया था। लेकिन जून 1945 में वेवेल योजना फेल हुई और आपका 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उस बीच में क्या घटना हुई वो सारी मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपको मज़ा आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं जुलाई 1945 में। ये हैं आपके क्लीमेंट एटली और उस समय भारत के वायसराय जो हैं वो वेवेल ही हैं। लॉर्ड वेवेल ही भारत के वायसराय हैं। ये इनकी तस्वीर है। जुलाई में इनकी सरकार बनती है और 2 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब जो नई सरकार आती है, इसका जो रवैया था भारत के प्रति, ये कुछ हद तक अच्छा था। इनका ये मानना था, जो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, इनका ये मानना था कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए। ये हमारे प्रति इनका जो रवैया जो चेंज हुआ ना, ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे थे, नहीं, उस समय माहौल इस प्रकार का हो गया था कि इनकी मजबूरी थी हमको आज़ाद करना। मजबूरी ये थी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, आर्थिक तौर पर बहुत ही हालत ख़राब थी इन लोगों की और भारत के अंदर जो लोग थे उनके अंदर इन्होंने देखा राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी। अब किसी देश के लोगों में अगर राष्ट्रीयता की भावना आ गई है तो उन पर शासन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इनको मालूम था अगर भारत पर और अगर शासन करना है तो बहुत दमनकारी रूप धारण करना पड़ेगा, तो इससे इन लोगों का नुकसान ही था। तो इसलिए जो है आप कह सकते हैं इनका जो रवैया चेंज हुआ भारत के प्रति और ये पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत बार इन्होंने आवाज़ें उठाई कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के लगभग 17 दिन बाद 19 सितंबर 1945 में पार्लियामेंट में ये घोषणा कर दी कि भारत में अब चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे 1937 में हुए थे, आपने पढ़ लिए हैं। 1937 में चुनाव हुआ था, हालांकि 1939 में आपको ये भी मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी सभी प्रांतों से इस्तीफ़ा दे दिया था। इतनी कहानी तो आपको मालूम है। और उसके बाद ये दोबारा चुनाव अब हो रहे हैं, 1945 में होंगे। ये 19 सितंबर 1945 को घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम फ्री हो चुके हैं, अब भारत पर पूरा फोकस किया जाएगा, भारत के लोगों को सत्ता दी जाएगी। और किस प्रकार से सत्ता दी जाएगी, ये सारा जो प्रोसीजर है इन लोगों ने बनाया। तो इन्होंने कहा कि दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक चुनाव करवाए जाएंगे।
प्रांतों में चुनाव होंगे और केंद्र लेवल पर चुनाव होंगे। ठीक है, केंद्र और प्रांत लेवल पर चुनाव होंगे। 11 प्रांत उस समय थे, तो 11 के 11 प्रांतों में कहा गया चुनाव होंगे और केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों का जो पूरा डेट और पूरा सिस्टम था वो तैयार हो चुका था। और ये भी घोषणा की गई कि इन चुनाव के जो नतीजे होंगे, जो प्रांत के जो चुनाव होंगे ना, प्रांतों में जो सदस्य जीत कर आएंगे, अर्थात जो विधान परिषद के सदस्य होंगे, उन्हीं के माध्यम से संविधान सभा का भी चुनाव करवाया जाएगा। आगे जो है संविधान सभा का जब गठन होगा और संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, और उनका चुनाव कौन करेंगे? और यही करेंगे जो प्रांतों में सदस्य जीत कर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी जो है, कहा जाए गवर्नर जनरल या वायसराय की जो कार्यकारिणी है, उनके सदस्यों का भी चुनाव इन्हीं के माध्यम से किया जाएगा और धीरे धीरे कर कर भारत के हाथों में सत्ता दी जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था। अब जब ये अनाउंसमेंट हो गया तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी, ये दो पार्टियां मुख्य थी, इन्होंने ज़ोरों शोरों से प्रचार करना शुरू कर दिया। जब प्रचार ये कर रहे थे तो कांग्रेस का ये कहना था कि हम अखिल भारतीय का एक गठन करेंगे, हम पूरे भारत को यूनियन बनाएंगे, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। लेकिन मुस्लिम पार्टी जब प्रचार कर रही थी तो उसका ये कहना था कि अगर आप हमको वोट देंगे तो आपका हमें दिया हुआ हर वोट इस्लाम को दिया जाएगा। इस्लाम के नाम पर वो वोट मांग रही थी और कह रही थी कि अगर आप हमको वोट देंगे, हम एक नए राष्ट्र का आपको निर्माण करके देंगे, पाकिस्तान जो है बनाएंगे। तो पाकिस्तान के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। ठीक है, तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 8 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरती है और 3 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग उभरती है। मैप के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, उस समय ये 11 प्रांत थे। तो मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन मतलब हिंदी में कहा जाए मध्य प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और आसाम। ये देखिए 8 जो प्रांत हैं, यहाँ पर किसकी सरकार बन जाती है? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी उभरती है, तो यहाँ इनकी सरकार बन जाती है। और 3 जो प्रांत थे, पंजाब, सिंध और बंगाल, यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, लेकिन उन्हें बहुमत जो है ना सिंध और बंगाल में ही मिली थी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की पार्टी जो है सरकार बना लेती है। यहाँ पे मुस्लिम लीग, ठीक है, और बंगाल में भी मुस्लिम लीग। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में मैं आपको बताऊं टोटल 175 सीटों पे जो चुनाव हुए थे पंजाब में, तो इसमें से 75 सीटें जो है ना मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं और कांग्रेस को 51 सीटें मिलती हैं और अकाली दल को जो है ना यहाँ 22 सीटें मिलती हैं और यूनियनिस्ट पार्टी को यहाँ 20 सीटें मिलती हैं। तो ये तीनों मिलकर और कुछ अन्य जो है इंडिविजुअल भी थे, वो सब मिलकर एक सरकार का गठन कर लेते हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री बनता है वो यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। भले ही कांग्रेस के पास इन गठबंधन में अधिक सीटें थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो है ना यूनियनिस्ट पार्टी का बनता है, क्योंकि इन्होंने धमकी दे रखी थी कि अगर हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हम मुस्लिम लीग के साथ बनाकर यहाँ सरकार बना लेंगे। तो इसी कारण से समझौता करना पड़ा और मलिक खिजर हयात को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, किसको? मलिक खिजर हयात को, जो यूनियनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी के थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से यहाँ गठबंधन की सरकार पंजाब में बनी और सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी और बाकी के 8 जो प्रांत थे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। तो 11 प्रांतों में से सरकार किसकी किसकी बनी आपको समझ में आ गया? 8 में कांग्रेस की और 2 में मुस्लिम लीग की
और एक जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब वाला प्रांत था, यहाँ पे गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, और गठबंधन की सरकार में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उनके मुख्यमंत्री थे। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से देखा जाए कि प्रांतों में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो नोट कर लीजिएगा। प्रांतों में टोटल 1585 सीटें थी। ठीक है, 1585 सीटों पे चुनाव हुए थे। इसमें से 923 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। और इसके अलावा 1585 सीटों में 492 सीटें तो मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई थी। और लगभग जहाँ जहाँ मुस्लिमों के लिए रिजर्व सीटें थी और मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने लोगों को खड़ा किया था, अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, तो 429 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई थी। ठीक है, तो 1585 सीटों में से 923 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी और 429 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई थी। ठीक है, क्योंकि 485 में से 492 सीटें जो है ना मुसलमानों के लिए स्पेशल रिजर्व थी कि वहाँ पर मुसलमान ही खड़े हो सकते हैं। तो हर जगह पर, लगभग हर जगह पर मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो 492 में से 429 जो सीटें ना मुस्लिम लीग जीत गई थी। तो ये रिजल्ट सामने आया था। ठीक है, अगर इस प्रकार से देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो जो गैर मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम लोग नहीं थे, गैर मुस्लिम लोग थे पूरे भारत में, उनका कुल सदस्य संख्या का 91% लगभग 91% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। और जो मुस्लिम इलाके थे, जो मुस्लिम वोटर थे, उनका लगभग 87%, 86.6% था। तो लगभग 87% लोगों ने मुस्लिम लीग को चुना। तो इस चुनाव से स्पष्ट ये हो गया कि जो मुस्लिम लीग है वो पूरी तरीके से लगभग मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो मुस्लिम लीग को इतना बढ़ चढ़ के समर्थन मिला था, तो इससे ये हो गया था कि जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की एकदम जो है पक्की रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जो मुसलमानों का मतलब ख्याल है वही मुस्लिम लीग का ख्याल है। इससे ये समझ में आ गया था। इससे मुस्लिम लीग जो पार्टी ने वो और उभर कर सामने आई थी और एक और बड़ी पार्टी बनकर मुसलमानों की सामने आ गई थी। तो अब इनका पाकिस्तान का जो बनाने का जो रास्ता था और मजबूत होता दिखाई दे रहा था। तो ये भारत में जो चुनाव हुए थे इनका रिजल्ट है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कब की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 1946 के शुरुआती दौर की ये बात बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। जैसा कि आपको बताया, जो ब्रिटेन की नई सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भारतीयों को पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। भारत की जो सत्ता है ना उनको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए शांतिपूर्वक। तो किस प्रकार से उन्हें सत्ता ट्रांसफ़र की जाए उसका हल खोजने के लिए, उसको सुझावों को ढूंढने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य ब्रिटेन पार्लियामेंट के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, ये एक कह सकते हैं उच्च स्तरीय मिशन था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो 3 सदस्य हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। पहला नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर। ये देखिए ये तस्वीर है, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, ये स्टैफर्ड क्रिप्स हैं। इनको आप पहले से भी जानते हैं क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था भारत में। और ये हैं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये है एवी अलेक्जेंडर। अब ये तीनों के तीनों क्या थे, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। किसके पास कौन सा विभाग था ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है ये तो राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव जो है ना वो ये थे। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ना उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर जो थे ना ये नौसेना मंत्री थे, जो नौसेना होती है नौसेना मंत्री थे ये। ठीक है,
तीनों के बारे में ये याद रखिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तो भारत के राज्य सचिव थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। ये पहले जो क्रिप्स मिशन के दौरान जब ये आए थे उस समय ये आपको मालूम है क्या थे? उस समय ये मजदूरों के नेता थे ये। अब जो ये मिशन है भारत में कब पहुंचा? 24 मार्च को पहुंचा। 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा। दिल्ली में आया था ये। 24 मार्च 1946 में दिल्ली में ये पहुंचा। ठीक है, ये डेट याद रखिए, पूछा जाएगा आपसे। अब इन लोगों का ना मेन उद्देश्य दो थे। कैबिनेट मिशन के मेन दो उद्देश्य थे। पहला, हमारे लिए संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, संविधान सभा का गठन करना। और दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से कैसे, टेम्परेरी। जब तक संविधान सभा हमारे लिए संविधान नहीं बना देती है तब तक भारत के शासन को चलाने के लिए एक टेम्पररी सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब अंतिम से थोड़ा सा पहले, टेम्परेरी है, अभी फाइनल नहीं सरकार बनी है, ये टेम्परेरी सरकार है। इसका काम क्या होगा? भारत के शासन को चलाएगी जब तक संविधान सभा संविधान नहीं बना लेती। ठीक है, ये इनका दो उद्देश्य था। इन्हीं उद्देश्यों से ये भारत को सत्ता ट्रांसफर करने के लिए ये आए थे। मतलब संविधान सभा का गठन हम कर लेंगे तो हमारा संविधान बन जाएगा, उस हिसाब से हम पूरे भारत को आगे चलाएंगे और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। और संविधान सभा जब तक संविधान बनाएगी तब तक हमारे शासन को चलाने का काम अंतरिम सरकार करेगी। ये दो उद्देश्य से ये आए थे। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी में तो बन ही नहीं रही थी, कोई बात ही नहीं बन रही थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और जो हमारी कांग्रेस सरकार है वो तो कह रही थी कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो दोनों में एक तरीके से विवाद, एक लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ था। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने उन दोनों को टाइम दिया, लगभग 1 महीने का, लगभग कहा जाए तो 20-21 दिन का टाइम दिया था कि आप आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा लीजिए कि हाँ आगे किस प्रकार से आपको काम करना है। तो उनको 21 दिन का, लगभग 20-21 दिन का टाइम दिया, लेकिन वो टाइम बेकार ही गया। उनमें कोई समझौता नहीं हो पाया, वो अपनी जिद पे अड़े थे। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन ने इन लोगों से कहा कि चलिए, आप में जो है शांति नहीं हो पाई, आप में समझौता नहीं हो पाया, तो हम आपके लिए क्या प्रस्ताव लाए हैं उसे सुनिए। इन लोगों ने कहा कि आपके लिए एक संविधान सभा का हम गठन करेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा और जितने प्रांत हैं भारत में उनको हम समूह में डिवाइड कर देंगे, 3 समूहों में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अभी डिटेल में देखेंगे तीनों के बारे में। इसके अलावा इन्होंने कहा हम देसी रियासतों के लिए भी कुछ विकल्प लाए हैं। तो ये 3 बातें हैं। तीनों बातों को हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। उसके बाद हम जानेंगे कि इन कैबिनेट मिशन की इन बातों पर आपकी कांग्रेस पार्टी और आपकी मुस्लिम लीग पार्टी का क्या रवैया था, क्या कहना था, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन की तीनों मुख्य बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इनसे पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अभी आपके प्रांतों में चुनाव हुए हैं, 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार है, 1 राज्य में, 1 प्रांत में आपकी गठबंधन की सरकार है। तो जो ये आपके सदस्य हैं, जो आपके ये प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो गठन है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। या कहा जाए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वही हाल यहाँ पे है। तो संविधान सभा के सदस्यों का गठन
या संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो उसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेंगी, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा। अर्थात जो प्रांतों की जो विधान परिषद है, जो अभी अभी जीत कर आए हैं सदस्य, उनके द्वारा चुनाव किया जाएगा। अब ये मत सोच लीजिएगा उन्हीं में से चुना जाएगा, नहीं, वो वोटर होंगे। जो ये सदस्य प्रांतों में जीत कर आए हैं ये वोटर होंगे। अब यहाँ फिक्स किया गया था कि संविधान सभा में टोटल जो सीटें होंगी ना 389 होंगी। कितनी होंगी? 389 होंगी, जिनमें से 296 सीटें तो ब्रिटिश जो प्रांत हैं जहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार है वो होंगे, वहाँ से आएंगे सदस्य। इसके अलावा 93 सदस्य, कितने? 93 सदस्य ये जो देसी राजा रजवाड़े हैं ना वहाँ से लोग आएंगे। 296 जो सीटें थीं ब्रिटिश प्रांत से, इनका तो चुनाव होगा। कैसे चुनाव होगा आपको हमने बता दिया कि जो प्रांतों के अंदर जो सदस्य थे, विधान परिषद के जो सदस्य थे, इनके द्वारा ये चुनाव होगा। जबकि 93 सीटें तो जो विधानसभा में लोग आएंगे ये राजा रजवाड़ों के यहाँ से आएंगे, मतलब देसी रियासतों से आएंगे। तो उनको कौन चुनेगा? उनको जो देसी राजा होंगे ना, देसी रियासत के जो राजा होंगे, प्रमुख होंगे, वो अपनी ओर से नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो इन 93 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे, चुनाव केवल 296 सीटों पर होंगे। हालांकि 296 सीटों में 4 जो क्षेत्र थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी और 292 जो थी ना वो प्रांतों से थी, ब्रिटिश प्रांतों से थी। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो टोटल ये जानिए 296 जो सीटें हैं इन पर चुनाव होंगे। हालांकि संविधान सभा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें डिटेल में और आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था। तो बेसिकली 389 सीटें निश्चित की गई थी संविधान सभा के अंदर। और ये भी कहा गया था कि संविधान सभा के जो सदस्यों का जो चुनाव है ना वो 10 लाख रेशियो 1 में होगा। मतलब भारत के 10 लाख लोगों पर एक सदस्य होगा संविधान सभा का। इस रेशियो में ये संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, तो ये आपको पहली बात समझ में आ गई कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के बारे में क्या प्रस्ताव रखा मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के सामने। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रांतों को हम समूह में बांट देंगे। जैसे इस समय 11 प्रांत थे, टोटल 11 प्रांत थे, इन्होंने कहा हम समूह में बांट देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप सी और ग्रुप बी में वो राज्य होंगे, वो प्रांत होंगे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में हैं। जैसे ग्रुप सी में बंगाल और असम, ये बंगाल और असम ये वाला जो इलाका है ये ग्रुप सी में बांट दिया जाएगा। जबकि ग्रुप बी में 3 मुस्लिम क्षेत्र होंगे, एक आपका ये पंजाब, एक ये बगल में है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। देख पा रहे हैं ये, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी मिलाकर 8 हुए थे ना। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला देख रहे हैं आप, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो है ये ग्रुप बी में होगा, ये ग्रुप बी में होगा, ये ग्रुप सी में होगा। और बाकी का जो ये इलाका है, बाकी के जो ये इलाके हैं ना, ये ग्रुप ए में होगा। ये हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके थे। ठीक है, ये टोटल 6 जगह हैं, 6 प्रांत थे। ये आपका मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, बॉम्बे और मद्रास, ये 6 प्रांत जो है ना ये हिंदू मेजोरिटी वाले, इन्हें ग्रुप ए में रखा गया था। और बाकी जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले आपके पूर्वी दिशा में है, बंगाल और असम, ये ग्रुप सी में है। और पश्चिमी दिशा में आपके 3 जो प्रांत हैं, सिंध, पंजाब और आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है ये ग्रुप बी में रखा गया था। तो इस तरीके से पूरे प्रांतों को समूह में बांट दिया था। और ये कहा गया था, कैबिनेट मिशन ने ये कहा था कि सबसे पहले होगा क्या, प्रांत जो है ना वो अपने लिए संविधान बनाएंगे, सभी प्रांत अपने लिए संविधान बनाएंगे। उसके बाद वो अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगे। ग्रुप के लिए संविधान बनाने के बाद उसके बाद वो सभी ग्रुप मिलकर वो अपने संघ के लिए संविधान बनाएंगे।
पहले क्या करेंगे, पहले प्रांतों के लिए संविधान बनाएंगे, उसके बाद अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगे। जैसे ये बंगाल और असम है, ये अपने अपने लिए पहले अपने प्रांत के लिए संविधान उन्होंने बना लिया, फिर ये दोनों बैठेंगे ग्रुप में, अपने ग्रुप सी के लिए ये संविधान बनाएंगे। तो इसी प्रकार ग्रुप बी वाला भी संविधान बनाएगा, ग्रुप ए वाला भी संविधान बनाएगा। उसके बाद सभी ग्रुप वाले मिलेंगे, जो कि संविधान सभा में सभी सदस्य मिलेंगे, तो अपने संघ के लिए संविधान बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, शक्तियों को 3 लेवल पर विभाजित कर दिया गया है, अर्थात विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया है 3 स्तर पर। जैसे आज भी 3 स्तर पर है, एक तो केंद्र लेवल पर है और राज्य लेवल पर है, और आपके जो गांव और जो शहर में जो नगर पालिकाएं और पंचायती व्यवस्था है उन्हें भी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो केंद्र, प्रांत और स्थानीय लेवल पर 3 भागों में आज शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो कैबिनेट मिशन ने भी इसी प्रकार का कुछ कहा था, लेकिन प्रांत, ग्रुप और संघ में संघ को यहाँ बहुत कमजोर किया गया था, संघ को बहुत ही कम शक्तियां दी गई थी। संघ को मैं आपको बताऊं, संघ जो है ना कुछ ही विषयों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती थी। जैसे वित्त जो शक्तियां हैं वो संघ को दे रखी थी। जैसे विदेशी मामले जो हैं वो इसके पास थे, संघ के पास थे। ठीक है, और संचार वाले मामले, संचार ये संघ के पास था। तो ये 3 चीज़ें संघ को दे रखी थी और बाकी की सारी शक्तियाँ प्रांत और ग्रुप में थी, लेकिन प्रांतों को सबसे ज़्यादा मजबूत किया गया था। तो बेसिकली संघ को कमज़ोर किया गया था, संघ के पास बहुत कम शक्तियाँ थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखेंगे आप, संघ हमारा सबसे मजबूत है। ठीक है, और इन प्रांतों को ये भी अधिकार दिया गया था कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद अगर वो चाहें तो अपने ग्रुप को चेंज कर सकती हैं। मतलब ग्रुप सी वाला जो है ना, अगर चाहे तो ग्रुप ए में जा सकता है 5 वर्ष के बाद, या ग्रुप ए वाला ग्रुप बी में या सी में कहीं भी जा सकता है 5 वर्ष के बाद। इसके अलावा ये भी अधिकार दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कोई भी प्रांत अगर चाहे अपने सेक्शन का, अपने ग्रुप का या संघ का संविधान में परिवर्तन करने के लिए आवाज़ उठा सकता है। जैसे असम 10 वर्षों के बाद ये कह सकता है कि जो ग्रुप सी का संविधान है ना, इसमें बदलाव किए जाएं, या पूरे संघ का जो संविधान है इसमें बदलाव किए जाएं, ऐसी मांग कर सकता है 10 वर्षों के बाद। तो ये ग्रुपिंग की गई थी। ठीक है, अब इस ग्रुपिंग को कांग्रेस ने अलग तरीके से समझा और मुस्लिम लीग पार्टी ने इसको अलग तरीके से समझा। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले जब इस सारे प्रोसीजर को अपने दिमाग में रखा तो वो बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने अपना लिया इसे। पाकिस्तान की मांग वो हालांकि कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तो नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे संघ की बात की जा रही है ना। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग देश की कोई बात ही नहीं हो रही है। फिर भी मुस्लिम लीग पार्टी इस प्रस्ताव को सुनकर खुश हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुस्लिम लीग सोच रही थी जो ग्रुप बी है और जो ग्रुप सी है ये तो मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हैं, अब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद, हम क्या करेंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी को अलग कर लेंगे भारत से, और हमें पाकिस्तान जो हम मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्र मांग रहे हैं, उससे भी बड़ा पाकिस्तान हमको मिल जाएगा, बहुत बड़ा पाकिस्तान यहाँ पे हमको मिल जाएगा। जितना ग्रुप ए का पूरा क्षेत्रफल है उतना ये और ये दोनों मिला के थे। तो वो खुश हो रहे थे कि ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी ये दोनों मिलाकर हम एक अलग देश बना लेंगे, तो ये सोच रहे थे। और कांग्रेस के दिमाग में ये था कि जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं है। मतलब आसाम जैसे एग्जांपल के तौर पर, आसाम जो है अगर वो ग्रुप सी में रहना चाहे या ना रहना चाहे, या इंडिविजुअल रहना चाहे, किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना चाहिए, ये इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, आसाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ये समझ रही थी। तो बाद में जब कैबिनेट मिशन के पास ये जो कन्फ्यूज़न गया तो कैबिनेट मिशन ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो सोच रही है वो सही है, कि जो हर ग्रुप में जो प्रांत है ना, वो उसके पास विकल्प है, अगर वो उस ग्रुप में रहना चाहे या उस ग्रुप से अलग हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तब भी वो उसके पास मौका है, उसके पास ये जो है ना चांस है। ये सुनकर जिन्ना भड़क गया, वो कह रहा नहीं, ग्रुपिंग तो कंपलसरी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया था।
जब कन्फ्यूज़न नहीं था कोई, तो 6 जून 1946 को इसे स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हमें कैबिनेट मिशन मंजूर है पूरी तरीके से। लेकिन कांग्रेस ने बहुत देर के बाद इसे स्वीकार किया था। 24 जून 1946 को 24 जून 1946 को स्वीकार किया, जब उनका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब ये जब कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि हाँ, ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तो जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो भड़क गई। उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। कैबिनेट मिशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालांकि पहले स्वीकार कर लिया था 6 जून को, जब उन्हें हकीकत मालूम पड़ी कि ग्रुपिंग तो कंपलसरी है ही नहीं, इससे होगा क्या, जो हिंदू वाले थोड़े थोड़े इलाके हैं वो अलग हो जाएंगे अपने आप को, हमारे पास बहुत कम राज्य बचेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है ना, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कैबिनेट मिशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और इसके अलावा कैबिनेट मिशन में तीसरी बात जो देसी रियासतों के लिए थी, देसी रियासतों को 2 विकल्प दिए गए थे। या तो वो भारत संघ के साथ शामिल होकर एक अखंड भारत का निर्माण कर लें, या वो ब्रिटिश सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट कर लें और स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है। तो इनको ये विकल्प दिए गए थे कैबिनेट मिशन के तहत। तो आपको फाइनली क्या मालूम पड़ा, कांग्रेस ने किसी भी तरीके से, शुरुआत में तो कांग्रेस भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को हाँ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी ने इसे ना कर दिया बाद में, क्योंकि कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, इसने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कैबिनेट मिशन समझ लीजिए लागू हो गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत 389 सीटों पर, 389 सीटों में से 296 सीटें जो थी संविधान सभा की, जिस पर चुनाव होने थे, इस पर चुनाव हुए। इन 296 सीटों में 208 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत गई, और 73 जो सीटें थी ना, वो मुस्लिम लीग जीत गई, और 15 सीटें अन्य लोग जीत लिए हैं। ठीक है। तो 208 सीटें कांग्रेस की थी, 73 सदस्य संविधान सभा में ये मुस्लिम लीग के आने थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए न्योता भी दे दिया गया। तो ये सब सुनकर जिन्ना के हालत ख़राब होगी, उसको ये समझ में आ गया कि अब जो है ना, उसके पाकिस्तान का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि अंग्रेज और हिंदू मेजॉरिटी जो भारत की है वो मिलकर मुसलमानों को सप्रेस कर रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं। और उसने जुलाई में ही धमकी देनी शुरू कर दी कि हम प्रत्यक्ष दिवस मनाएंगे, हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे और आपको हम दिखा देंगे कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये धमकी उन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन भी कर दिया और अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित भी कर दिया, तो अंतरिम सरकार के सदस्यों को मैं बाद में बताऊंगा। तो अंतरिम सरकार के लिए बुलाया गया कांग्रेस को, तो कांग्रेस के ही सदस्य आ पाए थे, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि 12 सदस्य जो है ना, उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन शपथ से पहले ही मुस्लिम लीग पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अब इस समय 16 अगस्त को क्या हुआ, कलकत्ता में वो नरसंहार हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। कलकत्ता में जो भी हिंदू वाले इलाके थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा इकट्ठा किए गए सभी मुस्लिम लोग जाते हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, घरों से बाहर निकाल के काट डालते हैं, औरतों का बलात्कार करते हैं। तो ये कलकत्ता में 16 अगस्त को हुआ। उस समय आपको मालूम है मुस्लिम लीग पार्टी ही थी बंगाल के अंदर, और एच.एस. सोहरावर्दी उस समय सीएम थे बंगाल के। इन्होंने 16 अगस्त 1946 को छुट्टी का दिवस घोषित कर दिया। 16 अगस्त 1946 को पुलिस को छुट्टी दे दी। इन लोगों का पहले से पूरा प्लान था। और एक न्यूज़पेपर था बंगाल में, न्यूज़पेपर का नाम है स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया। इस न्यूज़पेपर के जो मालिक थे ना, ये मुस्लिम लीग के एमएलए ही थे। इसमें पूरा का पूरा सवेरे का मेन्यू लिखा हुआ था, अर्थात पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा था कि कब क्या करना है, कैसे हमला करना है। तो उस तरीके से वो नरसंहार बंगाल में किया गया
कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत लोगों की जानें गई। डाटा के अनुसार तो देखा जाए लगभग 7,000 लोग ही मरे थे इस दंगे में, लेकिन जो कई इतिहासकार हैं अपनी किताबों में लिखते हैं तो वो लाखों की संख्या में नाम बताते हैं। ठीक है, ये जो उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो डाटा लिखा था वो 7,000 ही डाटा लिखा था कि 7,000 के लोग आसपास मारे गए हैं, लेकिन ये संख्या लाखों में थी। बहुत बड़ा दंगा था वो। तो 16 अगस्त को ये होता है। तो इसके बाद जो है ना, कलकत्ता के बाद बम्बई में और भी कई इलाकों में भी ये दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 16 अगस्त की डेट चलिए। अब 24 अगस्त, अब 24 अगस्त 1946, ये डेट याद रखिए, महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करने के लिए बुलाया गया, अर्थात गठित किया गया। इसमें मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं लिया था। और 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों ने, कांग्रेस और अन्य पार्टियों सहित 12 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। लेकिन 26 अक्टूबर को किसी तरीके से मनाने के बाद मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग जब शामिल हुई तो टोटल जो सदस्य हो गए थे वो टोटल सदस्य 14 हो गए थे, और एक जो वायसराय थे उनको मिलाकर टोटल सदस्य 15 थे। ठीक है, ये 14 सदस्य कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे ये अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। और इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे ना, तो वो वायसराय और इस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ही थे। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल थे, बलदेव सिंह थे। ये इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो लिखा है। डॉक्टर जॉन सी राजगोपालचारी, CH भाभा, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब नश्तर, ये अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये जो 5 सदस्य हैं आखिरी के, ये मुस्लिम लीग पार्टी के थे। इन लोगों का मेन उद्देश्य कैबिनेट, इस अंतरिम सरकार में आने का ये था कि ये सरकार में रहकर ही पाकिस्तान की मांग करेंगे। एक होता नहीं कि मतलब ना काम करेंगे ना काम करने देंगे, बस भंग मचाएंगे। तो उसी हिसाब से, उसी उद्देश्य से ये शामिल हुए थे। इन लोगों ने बहुत परेशान किया। तो ये अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। जब तक संविधान सभा अपना संविधान बनाती तब तक ये शासन चलाती। और अंतरिम सरकार के बारे में डॉक्टर जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने एक गजब की बात की गई। उन्होंने ये कहा कि ये एक देश की सरकार है, ये एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। ये जो है एक देश की सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, ये एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। भारत और पाकिस्तान, आप समझ रहे हैं, उनका इशारा इन दोनों पर था, क्योंकि यहाँ पर 2 विचारधारा के लोग थे। एक तो अखंड भारत एकता की बात करते थे, और एक जो है बंटवारे की बात करते थे। तो अक्टूबर भी बीत जाता है, नवंबर बीत जाता है, और 9 दिसंबर, आपको मालूम है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में पूरी तरीके से आपका मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग जो है ना, लगातार बैठकों का बहिष्कार कर रही थी, संविधान सभा की लगातार बैठकों का बहिष्कार कर रही थी। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि संविधान सभा के जो निर्णय होंगे, संविधान सभा जो कानून बना रही है, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगे। और इसके बाद माउंटबेटन योजना आती है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। माउंटबेटन योजना और उसके बाद 1947 का अधिनियम, वो दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, आपको सब समझ में आ गया होगा, आपको आनंद आया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब वेवेल योजना फेल हो गई थी। उसके बाद जो है नई सरकार का गठन हुआ था, नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली आए थे ब्रिटेन में, और ये भारत को सत्ता वापस देना चाहते थे। और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और इसके 17 दिन बाद क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि भारत में अब चुनाव करवाए जाएंगे केंद्र और प्रांतीय स्तर पर। तो दिसंबर 1945 से चुनाव शुरू होते हैं और जनवरी 1946 तक चलते हैं। ठीक है, तो चुनाव संपन्न हो जाते हैं। इसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में तो सरकार बन जाती है कांग्रेस की। 8 प्रांत कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र,
और आपका संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, और आपका मध्य प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, असम, ये 8 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है। सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बन जाती है। और पंजाब में भले ही मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी थी लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाया था, इसलिए यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है। छोटी छोटी पार्टियाँ जो थी ना, जिनको थोड़े थोड़े सीटें मिली थी, वो मिलकर बना लेती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, ये तो एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, ये तो प्रांतों पे चुनाव हुए थे ना, तो आपने हमसे पूछा नहीं कि जो केंद्र स्तर पे चुनाव हुए थे उसमें किसको कितनी सीटें मिली थी। तो केंद्र स्तर पर 102 सीटों पर चुनाव हुए थे, 102 सीटों पर चुनाव हुए थे। 59 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 30 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है भारत में। यहाँ पे 3 लोग आते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये हैं, एवी अलेक्जेंडर ये हैं। ठीक है, अब इन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत 3 मुख्य बातें रखी: संविधान सभा को लेकर, प्रांतों के ग्रुपिंग को लेकर, और देसी रियासतों को लेकर। तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में इन्होंने ये कहा कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 और 73 देसी रियासतों से आएंगे और 296 प्रांतों से आएंगे। इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया था। इसके अलावा प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया जाएगा। ये जो प्रांत हैं 3 समूहों में बांट दिए जाएंगे। ग्रुप ए के अंदर 6 ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और मद्रास। ये 6 प्रांत ये हैं जो ग्रुप ए में होंगे। इसके अलावा ग्रुप बी में 3 प्रांत होंगे, पंजाब, सिंध और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये 3 प्रांत ऐसे होंगे जो ग्रुप बी में होंगे। जबकि ग्रुप सी में बंगाल और असम, ये ग्रुप सी में होंगे। ठीक है, तो शुरुआत में तो जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया था। उसने सोचा ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिलाकर मैं एक नया राष्ट्र आगे बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है। लेकिन उसके जो है सोच पर पानी फिर गया, क्योंकि ये हो गया कि ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आसाम चाहे तो ग्रुप सी से निकल सकता है, अगर बंगाल चाहे ग्रुप सी से हट के अलग रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सुनकर जो जिन्ना है ना वो भड़क गया, तो उसने मना कर दिया कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करने से। क्योंकि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, तो कांग्रेस को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए बुलाया गया, और अंतरिम सरकार के लिए बुलाया गया इसे। और जिन्ना जो है ना उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने की घोषणा कर दी। कब घोषणा की थी? 16 अगस्त 1946 को। तो सबसे पहले दंगे जो शुरू हुए थे कलकत्ता में शुरू हुए थे, बहुत ही बुरे तरीके से हालात थे। लेकिन उसके बाद दंगे जब किसी तरीके से समाप्त हुए, फिर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया, और 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। लेकिन 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग का ये कहना था कि इसमें शामिल होकर वो पाकिस्तान की मांग करेंगे, ये सोच के वो शामिल हो गई थी। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के यहाँ शामिल हुए थे। तो इस प्रकार अंतरिम सरकार का ये गठन हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल हैं। ये जो जोगेंद्र नाथ मंडल है ना, इनकी कहानी एकदम अद्भुत है। मैं इनकी कहानी थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। जोगेंद्र नाथ मंडल जी की ये सोच थी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम आपस में मिलकर पाकिस्तान में रहेंगे। ये जोगेंद्र नाथ मंडल का ये कहना था। और इन लोगों को जब मिल गया, ये पाकिस्तान जब मिल गया ना, जोगेंद्र नाथ मंडल को इन्होंने कानून अधिकारी बना दिया था पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो एससी वर्ग के लोग इनके कहने पर आए थे, उनके साथ इतना अत्याचार वहाँ होने लगा, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होने लगा, उन्हें मार दिया जाने लगा। तो ये देखकर जोगेंद्र नाथ मंडल एकदम, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी ये सोच थी कि जो मेरा सोचना था ये बिल्कुल गलत था। तो ये तो उन लोगों को पाकिस्तान में छोड़कर ये खुद भारत की शरण में आ गए, भारत में वापस आ गए कुछ वर्षों के बाद ना। वहाँ से मंत्री पद पे इस्तीफा देने के बाद ये भारत में आ गए, जब इनको हकीकत पूरी मालूम पड़ी।
और भारत में आने के बाद इन्होंने गुमनामी जीवन जिया और 1968 में लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने जीवन का एकदम बहुत बड़ी भूल इसे कहते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। उस समय दो नेता जोगेंद्र नाथ मंडल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों की जो पॉपुलैरिटी है उस समय से सेम हुआ करती थी लगभग लगभग। लेकिन आज की डेट में देख लीजिए, जोगेंद्र नाथ मंडल का आपको शायद नाम ही ना पता हो इससे पहले, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सब पूजा करते हैं। तो ये दोनों में अंतर था। तो ये कैबिनेट मिशन आपको अच्छे समझ में आ गया। अब इसके बाद माउंट बेटन योजना हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही भी होगी। अब सबके समझ में आ गया था, सबने अंदर अंदर सोच लिया था कि अब पाकिस्तान बन ही जाना चाहिए। इतनी खून खराबे हो रहे हैं, इतना ये मान नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा पाकिस्तान बन ही जाना चाहिए। तो देश के बंटवारे का जो है प्रस्ताव लाया जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा और कानून बनकर आ जाएगा। फिर 1947 का अधिनियम पढ़ेंगे हम। चलिए हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।